Hello everyone, myself विकास सैनी वेलकमिंग यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर शुरू कर रखा था, जहां पर हमने ऑलमोस्ट सारी की सारी फॉर्म्स डिस्कस कर ली थी। लाइक हमने सोल प्रोप्राइटर भी डिस्कस कर लिया, हमने पार्टनरशिप भी कर ली, उसके बाद हमने कंपनी भी कर लिया और इसके अलावा हमने जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी डिटेल में कवर कर लिया था। आज ही आपका लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जिसका नेम है कोऑपरेटिव सोसाइटी। बेसिकली आज इस वीडियो में हम कोऑपरेटिव सोसाइटी को डिटेल में स्टडी करेंगे। लाइक कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, इसके क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स, क्या क्या डिसबेनिफिट्स और इसके अलावा कितने टाइप्स की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं। ये सारी की सारी डिस्कशन आज हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। चलिए पढ़ते हैं फिर। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है ये आपको इसके नेम से ही क्लियर हो होगा। लाइक यहाँ पर लिखा हुआ है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है, जहाँ पर इंडिविजुअल आपस में मिलजुल के रहते हैं, मतलब उनके बीच में कोऑपरेशन होता है, उसे बोलते हैं हम कोऑपरेटिव। और सोसाइटी एक ग्रुप ऑफ पर्सन। कोऑपरेटिव सोसाइटी हम नॉर्मली किसे बोलते हैं, जहाँ पर एक ग्रुप ऑफ पर्सन होता है, उनके बीच में आपस में कोऑपरेशन होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। उस पर्टिकुलर ग्रुप को आप बोलोगे कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये था कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग इन लेमन लैंग्वेज, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में। अब हम कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो रियल मीनिंग है पहले हम उस डेफिनेशन को स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पर लिख रखा है अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु जॉइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। मतलब कि जहाँ पर एक ग्रुप होता है, ग्रुप का मतलब एक एसोसिएशन होता है पर्सनस का। लाइक वहाँ पर आपस में 10 से 12 इंडिविजुअल एक एसोसिएशन, एक ग्रुप क्रिएट करेंगे और वो आपस में ज्वाइन किस लिए करते हैं, विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ इट्स मेंबर। लाइक आप देखो कि एक ग्रुप बना किनका, इंडिविजुअल्स का, और वो ग्रुप किस लिए क्रिएट कर रहे हैं, ताकि जितने भी मेंबर्स हैं उनके ग्रुप में वो उनका वेलफेयर कर सकें। और वेलफेयर किस किस टाइप्स में होता है ये हम स्टडी करेंगे जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टडी करेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, एक वॉलेंटरी एसोसिएशन। वॉलेंटरी एसोसिएशन का मतलब कि जहाँ पर इंडिविजुअल अपनी मर्जी से ज्वाइन करेंगे, जब उनकी विलिंगनेस होगी वो उसे लीव करेंगे। और वो आपस में उस एसोसिएशन को क्रिएट क्यों कर रहे हैं, ताकि वो जो उस ग्रुप के मेंबर्स हैं उनका वेलफेयर मैक्सिमाइज कर सकें। वेलफेयर किसके थ्रू मैक्सिमाइज करेंगे, वो जो एक्सप्लॉयटेशन होता है मिडल मैन्स के थ्रू। लाइक आप कभी भी देखते हो जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हो आप किससे खरीदते हो, रिटेलर से। रिटेलर किससे खरीदता है, होलसेलर से। होलसेलर किससे खरीदता है, प्रोड्यूसर से। आप देख सकते हो कि आपके बीच में मिनिमम 2 मिडल मैन्स होते हैं। ये क्या करते हैं, जो प्रोड्यूसर प्रोडक्ट प्रिपेयर करेगा वो उसको इनको सेल करेगा, उसमें ये अपना मार्जिन ऐड करेंगे, फिर ये रिटेलर को सेल कर देंगे। और रिटेलर क्या करेगा, रिटेलर अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके कस्टमर को सेल कर देगा। आप देख सकते हो कि जिस कॉस्ट पे यहाँ पर प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा था उससे कहीं ज़्यादा कॉस्ट पे कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट बाय करना पड़ रहा है। ये एक्सप्लॉयटेशन होता है मिडल मैन्स के थ्रू। इस एक्सप्लॉयटेशन से प्रिवेंट करने के लिए इंडिविजुअल्स क्या क्रिएट करते हैं, इंडिविजुअल क्रिएट करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन एम क्या होता है, जो ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, मतलब जो आप हो और जिससे आप प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो या जिससे आप अपना प्रोडक्ट खरीदना चाह रहे हो, उनके बीच में जो भी मिडलमैन्स रहेंगे उनके थ्रू बहुत टाइप का एक्सप्लॉयटेशन होता है। इस एक्सप्लॉयटेशन से प्रिवेंट करने के लिए इंडिविजुअल्स बनाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। और कोऑपरेटिव सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्पेशल एक्ट पास किया हुआ है जिसका नेम है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912। इस एक्ट में सारे के सारे रूल्स, सारी की सारी रेगुलेशंस, हर चीज़ इस पर्टिकुलर एक्ट में मेंशन है कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म होगी वो कैसे होगी, क्या क्या रूल्स रहेंगे। सारी की सारी डिटेल्स इस पर्टिकुलर एक्ट में मेंशन है। और इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स हैं जिन्होंने अपने एक्ट भी पास कर रखे हैं। अगर आप उस पर्टिकुलर स्टेट में कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रिपेयर करोगे आपको ये एक्ट भी फॉलो करना पड़ेगा और इसके अकॉर्डिंग जो उस पर्टिकुलर स्टेट में एक्ट पास हो रखा होगा आपको वो भी फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करना चाह रहे हो कम से कम 10 एडल्ट पर्सनस की रिक्वायरमेंट होती है। लाइक जब 10 अडल्ट पर्सन विलिंगली एक कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रिपेयर करना चाहेंगे
सो तभी कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म हो सकती है। अगर 10 से कम इंडिविजुअल हुए तब आप कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म नहीं कर सकते। और इसके अलावा जो ये 10 इंडिविजुअल्स होते हैं, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे प्रिपेयर करेंगे, मतलब कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, ये अपने अकॉर्डिंग जिस पे जितना अमाउंट होगा वो उसे कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्ट करेंगे। और जितना ये पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसे बोलते हैं हम शेयर कैपिटल। लाइक सपोज करो ये रही आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन्होंने एक सोसाइटी प्रिपेयर करी। सो ये थे आपके 10 इंडिविजुअल्स। अब जितना अमाउंट था इनके पास, इन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया और जो ये पैसा इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्ट करेंगे इसे बोलते हैं हम शेयर कैपिटल। मतलब जितना ये अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे उसके बदले में इनको शेयर सर्टिफिकेट इशू होते हैं। शेयर्स के होते हैं, ये मैंने आपको कंपनी के भी केस में बता दिया था। सो अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंड कैसे रेज होते हैं, तब आप लिखोगे शेयर कैपिटल के थ्रू। और कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक प्रिंसिपल होता है ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। मतलब हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति पूरे के पूरे ग्रुप को कंसीडर करेगा। लाइक मेरे पर्टिकुलर ग्रुप की क्या रिक्वायरमेंट है, मैं उसे कैसे सेटिस्फाई कर सकता हूँ। और जो पूरा ग्रुप होगा वो पूरे का पूरा ग्रुप हर एक इंडिविजुअल मेंबर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। सो ये होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रिंसिपल। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी की होती है जहाँ पर कम से कम 10 इंडिविजुअल अपनी विलिंगनेस, मतलब जब वो वॉलेंटरी ज्वाइन करते हैं, किस लिए, ताकि वो उस पर्टिकुलर ग्रुप का वेलफेयर मैक्सिमाइज कर सकें। वेलफेयर मैक्सिमाइज कैसे होगा, मिडल मैन से प्रिवेंट करके। सो जब वो ऐसा एसोसिएशन फॉर्म करते हैं उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंडर रजिस्टर करा लेते हैं, तब वो उनका ग्रुप कहलाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है ये आपको डिटेल में समझ आ चुका होगा। अब हम स्टडी कर लेते हैं इसके फीचर्स। और हमारा फर्स्ट फीचर है वॉलेंटरी मेंबरशिप। वॉलेंटरी मेंबरशिप का क्या मतलब है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को आप अपनी विलिंगनेस, मतलब जब आपकी इच्छा हो तब आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। और जब आपकी रिक्वायरमेंट हो कि मुझे इस सोसाइटी में नहीं रहना, इस सोसाइटी का पार्ट नहीं रहना, आप तुरंत ही उसे लीव कर सकते हो। आपके ऊपर कोई भी बाउंडेशंस नहीं होती। ऑल्दो जब आप उस सोसाइटी को लीव करोगे आपको कुछ लीगल नोटिस वगैरह सर्व करना पड़ता है, क्योंकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में लिखा हुआ है। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर बनना बहुत आसान है। जब आपकी इच्छा हो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, जब आपकी रिक्वायरमेंट हो आप उसे लीव कर सकते हो। यहाँ पर ना ही कोई कास्ट की क्लासिफिकेशन होती है कि लाइक एससी ज्वाइन कर सकते हैं, ओबीसी कैटेगरी के इंडिविजुअल ज्वाइन कर सकते हैं, ना ही यहाँ पर कोई रिलीजन से रिलेटेड मैटर होता है कि सिर्फ इसे सिख पीपल ज्वाइन कर सकते हैं या सिर्फ इसे मुस्लिम पीपल ज्वाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पर ज्वाइन करना बहुत आसान है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है और जब उसकी इच्छा हो तब उसे लीव कर सकता है। उसके बाद सेकंड फीचर है लीगल स्टेटस। अब जब भी आप कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करोगे कम से कम 10 इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट रहेगी और वो इसे रजिस्टर कराएंगे। रजिस्टर कहाँ पर कराएंगे, हर पर्टिकुलर स्टेट में एक रजिस्ट्रार होता है। और रजिस्ट्रार कौन अपॉइंट करता है, रजिस्ट्रार अपॉइंट होता है बाय स्टेट गवर्नमेंट। और आप उस रजिस्ट्रार पे जाओगे, सारे के सारे आप वहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे और जब डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे वो सेटिस्फाई हो जाएगा, आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर हो जाएगी। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर अलग रहेंगे और आपकी सोसाइटी अलग रहेगी। सोसाइटी अपने नाम पे लाइबिलिटीज़ इनकर कर सकती है, वो बैंक से लोन ले सकती है, वो एसेट्स परचेज कर सकती है और जो आउटसाइडर पार्टीज़ हैं वो भी इस सोसाइटी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। मतलब कि इसका अपना लीगल स्टेटस होगा एज पर लॉ कि आपके मेंबर अलग हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग है। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है लिमिटेड लाइबिलिटी। अब जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसमें जो भी मेंबर अमाउंट इन्वेस्ट करेगा, लाइक आपको पता है कम से कम 10 इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट रहेगी। सो ये जितना पैसा उस सोसाइटी में इन्वेस्ट करेंगे इनकी लाइबिलिटी सिर्फ उसी अमाउंट तक लिमिटेड रहेगी। सपोज करो एक था मेंबर हमारा राम और दूसरा था हमारा मेंबर श्याम। सो राम ने लगाए 1000 रुपये और श्याम ने लगाए 1 लाख रुपए। सो इनकी लाइबिलिटी सिर्फ 1 लाख तक है, राम की लाइबिलिटी सिर्फ 1000 तक है। अगर कल जाकर ये सोसाइटी इंसॉल्वेंट हो जाती है सिर्फ इसको 1000 तक पे करने हैं और इसको सिर्फ 1 लाख तक पे करने हैं। और जब ये इतना अमाउंट पे कर देंगे तब इनको एक भी एक्स्ट्रा रुपए पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि सोल प्रोप्राइटर में होता था। नेक्स्ट फीचर क्या है, कंट्रोल। अब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है
वहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, कम से कम 10 अडल्ट इंडिविजुअल्स की रिक्वायरमेंट होती है और ज़्यादा से ज़्यादा अनलिमिटेड हो सकते हैं कि लाइक मिनिमम 10 चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। सो अब जब इतने ज़्यादा इंडिविजुअल होंगे, सारे के सारे इंडिविजुअल उस सोसाइटी की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर एक कमेटी इलेक्ट करी जाती है जिसको बोलते हैं मैनेजिंग कमेटी। सो जो मैनेजिंग कमेटी होती है वो ही पूरी की पूरी कोऑपरेटिव सोसाइटी की मैनेजमेंट करती है। लाइक जितने भी डिसीजन लेने हैं वो उस मैनेजिंग पार्टी के, मतलब जो मैनेजिंग कमेटी होगी उसमें जितने भी मेंबर्स रहेंगे वो सारे के सारे डिसीजंस वो मेंबर्स लेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फीचर है सर्विस मोटिव। कोऑपरेटिव सोसाइटी आप फॉर्म किस लिए करते हो, सर्व करने के लिए। और सर्व किनको करते हो, अपने मेंबर्स को। जो भी मेंबर उस पर्टिकुलर सोसाइटी को ज्वाइन करेगा आप उसका वेलफेयर मैक्सिमाइज करोगे। सो मेन मोटिव क्या होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, सर्विस मोटिव। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है इक्वल वोटिंग राइट। कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक प्रिंसिपल फॉलो होता है, वन मैन वन वोट। सो वन मैन वन वोट का क्या प्रिंसिपल है, सपोज करो अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास 2 मेंबर्स हैं जिन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्ट किया। एक था हमारा राम, दूसरा था हमारा श्याम। राम ने सपोज करो 1 लाख इन्वेस्ट किए और श्याम ने सपोज करो 1 करोड़ इन्वेस्ट किए। ऑल्दो इसने कम अमाउंट इन्वेस्ट किया, इसने ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया, इसके पास कम शेयर्स होंगे और इसके पास ज़्यादा शेयर्स होंगे। बट यहाँ पर क्या प्रिंसिपल फॉलो होता है कि एक इंडिविजुअल के पास सिर्फ एक ही वोट का राइट होगा। सो एक ही वोट ये दे सकता है, एक ही वोट ये दे सकता है। और वोटिंग कब होगी, जब मैनेजिंग कमेटी इलेक्ट करी जाती है। सो ऐसा कभी नहीं होगा कि लाइक अगर किसी ने ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, पूरी की पूरी डिसीजन मेकिंग पावर उसके पास रहेगी। सो यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होता है, वन मैन वन वोट। ऑल्दो चाहे उसने 1 रुपया लगाया हो, चाहे उसने 1 करोड़ रुपए लगाए हो। सो ये थे सारे के सारे फीचर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, अब हम वो कवर अप कर लेते हैं। सो पहला बेनिफिट क्या है, इक्वालिटी इन वोटिंग राइट। सो वोटिंग राइट, हर इंडिविजुअल को सिर्फ 1 वोट का राइट है, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रिंसिपल फॉलो होता है, यहाँ पर प्रिंसिपल फॉलो होता है वन मैन वन वोट, कि एक इंडिविजुअल सिर्फ एक ही वोट कास्ट कर सकता है इलेक्टिंग कमेटी को सिलेक्ट करने के लिए। सो चाहे कोई 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे, चाहे कोई 1 रुपया इन्वेस्ट करे, उसके पास वोटिंग सिर्फ एक ही रहेगी। सो ये इसका पहला बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेसी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट बेनिफिट क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आप कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करोगे आपको वो क्या करानी पड़ेगी, आपको वो करानी पड़ेगी रजिस्टर। और जैसे ही वो रजिस्टर हो जाएगी आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग रहेगी और उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स रहेंगे उनका लीगल स्टेटस अलग रहेगा। सो इन्होंने जितना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है इनकी लाइबिलिटी सिर्फ उसी अमाउंट तक लिमिटेड रहेगी। जब ये उतना अमाउंट सोसाइटी में पे कर देंगे उसके बाद इनको 1 भी रुपया एक्स्ट्रा पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं। सो इनके पर्सनल एसेट सेफ रहेंगे चाहे आपकी सोसाइटी इंसॉल्वेंट हो जाए इन फ्यूचर। उसके बाद नेक्स्ट मेरिट क्या है, स्टेबल एग्जिस्टेंस। क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जिस्टेंस आपके मेंबर के एग्जिस्टेंस से अलग होता है। सो चाहे आपके मेंबर की डेथ हो, चाहे आपके मेंबर की रिटायरमेंट हो, चाहे कोई नए मेंबर का एडमिशन हो, सो इन सब आइटम से आपकी सोसाइटी पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। सो इसमें मेंबर आएंगे मेंबर जाएंगे बट आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी कंटिन्यूसली चलती रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट बेनिफिट है इकोनॉमी इन ऑपरेशन। इकोनॉमी इन ऑपरेशन का बेनिफिट कैसे अवेलेबल होगा, क्योंकि मोस्टली जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पर जो सारी की सारी मैनेजमेंट होती है वो मोस्टली वही होते हैं जो उसके मेंबर्स होते हैं। क्योंकि मेंबर्स अपने बीच में से ही कुछ मेंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं जो पूरा का पूरा मैनेजमेंट का टास्क ऑब्जर्व करते हैं और मोस्टली ये मैनेजमेंट का टास्क फ्री ऑफ कॉस्ट परफॉर्म करते हैं। मतलब इनको बहुत ही कम, बिल्कुल नेग्लिजिबल या ना के बराबर अमाउंट पे किया जाता है। सो इनकी क्या बच जाती है, इनकी मैनेजमेंट कॉस्ट रेड्यूस हो जाती है। और सेकंड बेनिफिट क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोड्यूसर से कांटेक्ट करते हैं, मतलब जो भी सामान खरीदना प्रोड्यूसर से खरीदेंगे तो मिडल मैन को एलिमिनेट कर देते हैं। सो जो बीच में मिडल मैन कमीशन खाते हैं सो इनसे इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। सो जो प्रोडक्ट मार्केट में 10 रुपये का अवेलेबल होगा क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोड्यूसर से खरीद रहे हैं, सो वही प्रोडक्ट इनको 5-6 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाता है। सो ये इनको बेनिफिट अवेलेबल होता है। उसके बाद नेक्स्ट बेनिफिट है सपोर्ट फॉर गवर्नमेंट।
क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन फॉर्म करते हैं, जिनके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज मतलब ना तो उनकी इनकम ज़्यादा होंगी, जो स्मॉल प्रोड्यूसर, स्मॉल कंज्यूमर, मोस्टली यही सारे के सारे पीपल कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करते हैं। सो इन इंडिविजुअल की सपोर्ट के लिए मोस्टली गवर्नमेंट इनको क्या देती है, गवर्नमेंट इनको डिफरेंट टाइप की ग्रांट्स देती है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप की इनको सब्सिडीज़ मिलती हैं और काफ़ी बार इनको टैक्स एग्जम्पशन, ये सारे के सारे बेनिफिट गवर्नमेंट इनको अवेलेबल कराती है। सो जो दूसरे फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखे थे हमने, वहाँ पर इस टाइप के बेनिफिट अवेलेबल नहीं थे। सो अगर आपको ये बेनिफिट अवेल करने हैं सो आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट मेरिट है ईज इन फॉर्मेशन। अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी शुरू करना चाहते हो, ऑल्दो इसके लिए कम से कम 10 इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट है, बट जो इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो उतना भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना कि कंपनी को होता था। ऑल्दो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, रजिस्ट्रार को सबमिट करने पड़ेंगे, और जब रजिस्ट्रार अप्रूव कर देगा तब जाकर आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म होगी। ऑल्दो ये प्रोसीजर आपको लेंथी दिख रहा होगा, बट ये उतना भी ज़्यादा लेंथी नहीं होता। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी शुरू करना ईजी होता है एज कम्पेयर टू कंपनी। उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा ओपन मेंबरशिप। कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई भी ज्वाइन कर सकता है और जब उसकी विलिंगनेस हो तब वो उसे लीव कर सकता है। यहाँ पर ना ही कोई कास्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ना ही ये होता है कि सिर्फ मेल मेंबर ही ज्वाइन कर सकते हैं। इसे कोई भी ज्वाइन कर सकता है, चाहे उसका रिलीजन कोई भी हो। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट करने के क्या क्या बेनिफिट्स थे, वो सारे के सारे बेनिफिट्स हमने देख लिए। अब हम कवर कर लेते हैं इसकी लिमिटेशंस। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी शुरू करने के मतलब उसे स्टार्ट करने के क्या क्या डिसएडवांटेजेस रहती हैं। सो हमारी फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या, लिमिटेड रिसोर्सेज। कोऑपरेटिव सोसाइटी मोस्टली कौन शुरू करते हैं, जिनके पास लिमिटेड फंड्स होते हैं, मतलब उनकी इनकम बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है। ऑल्दो यहाँ पर मेंबर्स अनलिमिटेड हो सकते हैं, बट जब उनकी इनकम, उनके रिसोर्सेज ही बहुत कम है, सो कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास जो रिसोर्सेज रहेंगे ऑब्वियस ही बात है वो पैसे भी कम ही इन्वेस्ट करेंगे। सो अगर आप अपने बिजनेस को बहुत हाई लेवल तक लेकर जाना चाहते हो तब आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं उनकी इनकम बहुत ज़्यादा कम होती है। सो यहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज का ग्लिच ऑल्सो अवेलेबल रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट डिमेरिट क्या है, इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। आपने देखा था कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं वही अपने में से कुछ एक मेंबर को सिलेक्ट करते हैं और पूरी की पूरी मैनेजमेंट का काम वही करते हैं। सो ना ये किसी प्रोफेशनल को हायर कर सकते हैं जैसे कंपनी के केस में होता था। सो क्योंकि जो मैनेजर होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में उनको ये बहुत ही कम अमाउंट पे करते हैं, लाइक बिल्कुल ना के बराबर उनको पैसे पे करेंगे। सो इसी वजह से ना वो मैनेजमेंट में उतना ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे और ना ही वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट डिसीजन लेंगे। सो यहाँ पर इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट ऑब्जर्व कर सकते हो आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में। उसके बाद नेक्स्ट डिमेरिट है लैक ऑफ सीक्रेसी। क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी किस एक्ट के अंडर रेगुलेट होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी रेगुलेट होती है आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1917 के अकॉर्डिंग। सो वहाँ पर जब आप एक्ट को डिटेल में स्टडी करोगे अपनी हायर क्लासेस में, सो वहाँ पर डिफरेंट प्रोविजंस लिखे हुए हैं कि हर साल जब आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा तब आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट पब्लिक में अवेलेबल कराना पड़ेगा। सो आपके कॉम्पिटिटर आपकी इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं, लाइक वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि आपके पास कितने फंड्स हैं, आपके फ्यूचर प्लान क्या है। सो जो सोल प्रोप्राइटर के केस में बेनिफिट था कि आपके रिसोर्सेज जो आपके रिजल्ट हैं वो आपको पब्लिक में अवेलेबल कराने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो यहाँ पर आप बेनिफिट अवेल नहीं कर सकते क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी रेगुलेट होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अकॉर्डिंग। सो एक्ट में लिखा है हर साल के एंड में आपको अपने रिजल्ट पब्लिक में अवेलेबल कराने पड़ेंगे। सो आप यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल नहीं रख सकते। उसके बाद नेक्स्ट डिमेरिट है गवर्नमेंट कंट्रोल। मोस्टली कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंडिंग कौन करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंडिंग होती है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू या जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं। सो मोस्टली यही कोऑपरेटिव सोसाइटी को फंड करती हैं। सो जब सेंट्रल गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी को पैसा दे रही है ऑब्वियस ही बात है उसका इंटरवेंशन भी होगा, सारे के सारे डिसीजन में गवर्नमेंट की अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी
ऑल्दो ऑफिशियली अप्रूवल तो नहीं लेनी पड़ेगी, बट फिर भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उसमें इन्फ्लुएंस करेगी। लाइक जब आपको गवर्नमेंट फंड दे रही है, वो ये भी तो देखेगी ना कि आप उस फंड को कैसे यूज़ कर रहे हो, सही तरीके से यूज़ भी कर रहे हो या नहीं। सो यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद लास्ट लिमिटेशन क्या, डिफरेंसेस इन ओपिनियन। अब आपने देखा क्या था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप एक कमेटी सेलेक्ट करते हो और वो कमेटी क्या करती है, सारे के सारे डिसीजन जितने भी मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं वो सारे के सारे डिसीजन लेगी आपकी ये कमेटी। सो इस कमेटी में बहुत ज़्यादा मेंबर भी हो सकते हैं। सो जब इसमें ज़्यादा मेंबर्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है उनके बीच में आपस में कन्फ्लिक्ट अराइज होंगे। कन्फ्लिक्ट क्यों अराइज होंगे, कोई मेंबर बोलेगा इस पर्टिकुलर बिजनेस में इन्वेस्ट करो, कोई बोलेगा ये स्ट्रैटेजी अपनाओ। सो जब उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है उनमें कन्फ्लिक्ट अराइज होंगे और काफ़ी बार आप डिसीजन भी टाइम पे नहीं ले पाओगे। सो ये इसकी नेक्स्ट लिमिटेशंस थी। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी के क्या क्या बेनिफिट्स, क्या क्या लिमिटेशंस थी, वो सारी की सारी हमने ऑब्जर्व कर ली। अब हम स्टडी कर लेते हैं कि हमारे पास कितने टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटी एग्जिस्ट हो सकती हैं। लाइक रियलिटी में मार्केट में कितने टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटी एग्जिस्ट करती हैं, अब हम उसको डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। अब तक आपको ये तो पता लग चुका है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, एक ग्रुप होता है जिसमें डिफरेंट इंडिविजुअल ज्वाइन करते हैं, किस लिए, अपने मेंबर के वेलफेयर के लिए। अब कितने टाइप के वो ग्रुप हो सकते हैं, अब हम उनको स्टडी कर लेते हैं। सो फर्स्ट टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन फॉर्म करेगा, सो इसे फॉर्म करते हैं आपके कंज्यूमर्स। सो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में मोस्टली कौन होते हैं, आपके कंज्यूमर। और ये कंज्यूमर कौन होते हैं, स्मॉल कंज्यूमर, जिनकी परचेजिंग पावर बहुत कम होती है। सो ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी करती क्या है, ये डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट खरीदेगी। मतलब जो बीच में मिडल मैन होते हैं जैसे कि रिटेलर, होलसेलर, उनको ये एलिमिनेट कर देंगे। सो ये मिडल मैन को एलिमिनेट कर देती है और प्रोड्यूसर से हाई क्वांटिटी में गुड्स खरीदती है, जिससे कि इसको ट्रेड डिस्काउंट का बेनिफिट मिलता है, कैश डिस्काउंट का बेनिफिट मिलता है। सो ये उनसे रीजनेबल प्राइस पे प्रोडक्ट खरीदेगी और स्मॉल क्वांटिटी में अपने मेंबर्स को सेल कर देती है। सो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन फॉर्म करता है, इसे फॉर्म करते हैं आपके स्मॉल कंज्यूमर। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन काम क्या होता है, ये डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट खरीदेगी। सपोज करो ये आपका मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर किसको सेल करता है, होलसेलर को, होलसेलर किसको सेल करता है, रिटेलर को, रिटेलर किसको सेल करता है, अल्टीमेट कंज्यूमर को। सो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करेगी, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट खरीदेगी, बीच में जितने भी होलसेलर और रिटेलर हैं उनको ये एलिमिनेट कर देंगे। सो इनको कम कॉस्ट पे प्रोडक्ट मिलेगा और ये उस प्रोडक्ट को फिर सेल करेंगे अपने मेंबर्स को। और लास्ट में मतलब कि जब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होगा, जितना इनको प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ प्रॉफिट ये अपनी सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए रखेंगे। उसमें भी डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में लिखी हुई है। और जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा उसे ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपने मेंबर्स में। और किस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसने ज़्यादा परचेज किया होगा उसको ज़्यादा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम क्या होता है, हाई क्वांटिटी में प्रोड्यूसर से खरीदना, स्मॉल क्वांटिटी में अपने मेंबर को बेचना और जो बीच में मिडिल मैन है उनको एलिमिनेट कर देना, ताकि आप अपने मेंबर को बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट मिनिमम प्राइस में सेल कर सको। ये इनका एम होता है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट सोसाइटी है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन फॉर्म करते हैं, इसे फॉर्म करते हैं आपके स्मॉल प्रोड्यूसर। लाइक जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर होंगे, आपने अपने घरों के आसपास भी देखे होंगे, लाइक जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं या जो छोटे छोटे स्टील के बर्तन बनाते हैं। सो मोस्टली वो सारे के सारे प्रोड्यूसर मिलकर इस सोसाइटी को फॉर्म करते हैं। और इनका काम क्या होता है, ये उनको इनपुट्स अवेलेबल कराती है, मशीनरी अवेलेबल कराती है। क्योंकि जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर होते हैं उनके पास इतना पैसा तो होता नहीं कि वो बड़ी बड़ी मशीनें इंस्टॉल कर लें। सो ये करते क्या, आपस में सारे के सारे प्रोड्यूसर मिलकर पैसा इन्वेस्ट करेंगे और सारे के सारे मिलकर एक मशीन खरीदेंगे, फिर टाइम टू टाइम उससे अपनी प्रोडक्शन करेंगे। और इसके अलावा इस सोसाइटी का काम क्या होता है, ये इनको प्रोटेक्ट करती है बिग कैपिटलिस्ट से। अब लाइक जो स्मॉल प्रोड्यूसर होते हैं वो बड़ी बड़ी कंपनी के अगेंस्ट तो फाइट नहीं कर सकते। लाइक जो रिलायंस के प्रोडक्ट होंगे, क्योंकि उनके पास बड़ी बड़ी मशीनें हैं, बड़े बड़े प्लांट्स हैं,
वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट कम हो जाती है। सो उनके प्रोडक्ट के अगेंस्ट फाइट करना इन स्मॉल प्रोड्यूसर के लिए बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है। सो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी का एम क्या होगा, सारे छोटे मोटे प्रोड्यूसर जितने भी आपके एरिया में रहेंगे वो सारे के सारे मिलकर इसका मेंबर बनेंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ये बड़ी बड़ी मशीनें खरीदेंगे, फिर ये अपनी प्रोडक्शन करेंगे। सो ताकि ये उस प्रोड्यूसर के अगेंस्ट फाइट कर सके, इनके प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो सके। इसके अलावा प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी उनको सेल करने में भी हेल्प करती है, लाइक उनको गाइडेंस देती है आप अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल कर सकते हो। और जो ईयर एंड होता है उनका, उसमें से वो कुछ प्रॉफिट अपने स्मॉल प्रोड्यूसर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जिसने ज़्यादा प्रोडक्शन करी ऑब्वियस सी बात है उसको ज़्यादा शेयर मिलेगा, जिसने प्रोडक्शन कम करी उसको कम शेयर मिलेगा। सो ये थी आपकी प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब हमारी नेक्स्ट सोसाइटी है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसा कि आपको इसके नेम से ही क्लियर हो होगा, यहाँ पर कौन ज्वाइन करता है, स्मॉल प्रोड्यूसर। किस लिए ज्वाइन कर रहे हैं, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन एम होता है उनको प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल कराना, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, मशीनरी होगी, टेक्नोलॉजी होगी। और मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का एम क्या रहेगा, उन्होंने जो वो प्रोडक्ट बना लिए उनको मार्केट में सेल करना। सो ये क्या करते हैं, उनकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन बनाते हैं मार्केट में, ताकि वो बिग कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट फाइट कर सकें। और ये उनसे क्या करेगी, जितना उन्होंने प्रोडक्शन किया है उनसे सारी की सारी प्रोडक्शन कलेक्ट करेगी, फिर उसको मार्केट में सेल करती है। इसके अलावा डिफरेंट मार्केटिंग फंक्शन लाइक ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, ये सारे के सारे फंक्शन मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी परफॉर्म करती है। और जो ईयर एंड में प्रॉफिट बच जाता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है उनके मेंबर्स के बीच में। और किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा ये टोटली उन पे डिपेंड रहेगा। मोस्टली जिस प्रोड्यूसर की ज़्यादा सेल होती है उसको ज़्यादा प्रॉफिट में शेयर मिलता है, जिसकी कम सेल हुई उसको मोस्टली कम शेयर मिलता है। सो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन एम क्या होता है, उसका एम होता है स्मॉल प्रोड्यूसर से उनकी प्रोड्यूस कलेक्ट करना और उसे मार्केट में सेल करना। उसके बाद आपकी नेक्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी है फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसे कि आपको इसके नेम से ही क्लियर हो होगा, यहाँ पर कौन ज्वाइन करेंगे, आपके स्मॉल फार्मर। स्मॉल फार्मर कौन होते हैं, जिनके पास बहुत कम ज़मीन होती है। सो उसकी वजह से ना तो वो टेक्निक खरीद सकते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर, ट्रॉली, ये सब खरीद सकते हैं, क्योंकि उनकी प्रोड्यूस ही कम होती है। सो इतने बड़े बड़े एसेट्स नहीं खरीद सकते। सो यहाँ पर क्या होगा, सारे जो आपके स्मॉल फार्मर्स हैं वो मिलकर एक एसोसिएशन बनाएंगे, जिसे फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलेंगे। उसमें वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, फिर वो आपस में मिलकर एक ट्रैक्टर खरीदेंगे और डिफरेंट जो व्हीकल्स होते हैं जैसे कि ट्रॉली हो गया, इसके अलावा और इक्विपमेंट्स हो गए। सो ये सारे के सारे इक्विपमेंट्स खरीदेंगे और उसके बाद वो लार्ज स्केल फार्मिंग का बेनिफिट अवेल करेंगे। क्योंकि जब छोटे छोटे प्रोड्यूसर, किसी के पास एक खेत है, किसी के पास 2 खेत हैं, सो जब वो आपस में मिलकर ज्वाइन हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है उनकी जो खेती होगी वो भी बेटर होगी। क्योंकि एक तो उनका लैंड इंक्रीज़ हो चुका है, वो नई नई टेक्निक परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी उनको टाइम टू टाइम बेस्ट सीड्स अवेलेबल कराती है, फर्टिलाइज़र्स अवेलेबल कराती है और इरिगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल कराती है, जो कि एक स्मॉल फार्मर अवेल नहीं कर सकता। क्योंकि कैपिटल कंस्ट्रेंट की वजह से जब तक उसके पास पैसा नहीं होगा, ना ही वो अच्छे सीड्स खरीद सकता है, ना ही वो अच्छे फर्टिलाइज़र खरीद सकता है, ना ही वो अपने खेत में ट्यूबवेल वाटर की व्यवस्था कर सकता है। सो फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी इसके अलावा उनको टाइम टू टाइम सोशल सपोर्ट और इकोनॉमिक सपोर्ट्स भी अवेलेबल कराती है। सोशल सपोर्ट कैसे, उसका सोशल सर्कल इंप्रूव कराएगी, लाइक मार्केट में कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश कराएगी। इसके अलावा टाइम टू टाइम उसे इकोनॉमिक सपोर्ट भी अवेलेबल कराएगी। इकोनॉमिक सपोर्ट का मतलब होता है फाइनेंशियल सपोर्ट। सो फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या क्या एम था और किस लिए फॉर्म करी जाती है, ये भी हमने स्टडी कर लिया। अब हमारी नेक्स्ट सोसाइटी है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का एम क्या होता है, इसका एम होता है टाइम टू टाइम क्रेडिट अवेलेबल कराना अपने मेंबर्स को। सो यहाँ पर मोस्टली जिनके लिमिटेड मीन्स होते हैं, मतलब जिनकी लिमिटेड इनकम होती है, वो मोस्टली यहाँ पर ज्वाइन करते हैं। और किस लिए ज्वाइन करते हैं, क्योंकि जिनकी लिमिटेड इनकम होती है, ऑब्वियस सी बात है ना ही उनको कोई बैंक लोन अवेलेबल कराएगा, क्योंकि उनके पास एसेट्स ही नहीं होंगे अपने लोन को रीपे करने के लिए। सो ऑब्वियस ही बात है, जब कोई बैंक उनको लोन अवेलेबल नहीं कराएगा, वो कहाँ पर जाएंगे, लैंडर्स के पास। लैंडर्स कौन होते हैं, जो आपके साहूकार होते हैं।
सो अगर नॉर्मल रेट 8% है एसबीआई का, सो जो मार्केट में लैंडर्स होते हैं वो उनको वही अमाउंट 10 से 12 और इससे भी कहीं ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अवेलेबल कराते हैं। सो वो क्या करते हैं, इनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। सो इस एक्सप्लॉयटेशन से ओवरकम करने के लिए वो सारे के सारे मेंबर्स आपस में मिलकर एक सोसाइटी फॉर्म कर लेंगे। वहाँ पर वो क्या करेंगे, वो अपने डिपॉजिट्स कराएंगे, मतलब कि जैसे नॉर्मल बैंक में कराते हैं, अब वो अपनी उस सोसाइटी में डिपॉजिट कराएंगे और जो वो सारा का सारा पैसा उन पे अराइज होगा, मतलब जो सोसाइटी में पैसा आएगा किसके थ्रू, एक तो उन्होंने डिपॉजिट कराए उसमें, इसके अलावा उन्होंने उसमें शेयर कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करी होगी। सो जितना भी पैसा अवेलेबल होगा सोसाइटी में, वो सोसाइटी क्या करेगी, टाइम टू टाइम जिसको रिक्वायरमेंट रहेगी उसको वो टाइम टू टाइम लोन देगी। इसके अलावा ये उनमें सेविंग की हैबिट्स को डेवलप करती है और इसका मेन एम क्या होता है कि अपने मेंबर्स को लोन अवेलेबल कराना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। सो इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन फॉर्म करते हैं, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करते हैं आपके लिमिटेड इनकम के मेंबर्स जिनकी इनकम लिमिटेड है, और ताकि वो अपने मेंबर्स को प्रोटेक्ट कर सके। मार्केट में हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है जो, सो उससे कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, उनको टाइम टू टाइम लोन देते हैं और उनकी सेटिस्फैक्शन के लिए उनको और भी बहुत सारी सपोर्ट्स अवेलेबल कराते हैं। सो अब हम स्टडी कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट सोसाइटी जिसका नेम है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। सो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी क्या होती है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी वो ग्रुप होता है मेंबर्स का जो कि अपने मेंबर्स को अपना घर एस्टैब्लिश करने में हेल्प करता है। सो बेसिकली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, बड़े बड़े प्लॉट्स खरीदते हैं और उन पे घर कंस्ट्रक्ट करेंगे या फ्लैट कंस्ट्रक्ट करेंगे और उन फ्लैट्स को ये अपने मेंबर्स को बहुत ही कम ब्याज पे, बहुत ही कम इंस्टॉलमेंट्स पे उनको लीज पे दे देते हैं ताकि वो अपना घर बना सकें। और अगर किसी मेंबर की इच्छा है कि वो अपना घर खुद कंस्ट्रक्ट करना चाहता है तब ये उनको प्लॉट्स अवेलेबल करा देते हैं। और मोस्टली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी कौन फॉर्म करता है, जिनकी लिमिटेड इनकम हो, क्योंकि लिमिटेड इनकम की वजह से वो अपना घर खुद कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, इसलिए उनको दूसरों की सपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसे ही सारे के सारे मेंबर्स ज्वाइन कर लेंगे जो अपना घर खुद कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। सो वो उस सोसाइटी में शेयर कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे और जब वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में बहुत ज़्यादा फंड हो जाएगा, वो बड़े बड़े प्लॉट्स खरीदेगी, उस प्लॉट पे फ्लैट कंस्ट्रक्ट करेगी और फिर अपने मेंबर को इजी टर्म्स पे कम इंस्टॉलमेंट में वो घर अवेलेबल करा देगी। इसके अलावा सिविक अमेनिटीज़ लाइक जब भी वो घर कंस्ट्रक्ट करेगी, इसके अलावा वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल कराएगी, जैसे कि रोड्स की फैसिलिटी होगी, पार्क्स की फैसिलिटी होगी। सो ये सारा का सारा टास्क परफॉर्म करती है आपकी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। सो ये हमने स्टडी कर लिया कि कितने टाइप की सोसाइटीज़ होती हैं। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी का पूरा टॉपिक हमने डिटेल में कवर कर लिया। सो अब हम कवर कर लेते हैं एक डिटेल डिफरेंस, लाइक जितने भी हमने टाइप्स पढ़े जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट इन द फैमिली, अब इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है अब हम उसको स्टडी कर लेते हैं। अब हमारा फर्स्ट डिफरेंस है फॉर्मेशन का। सोल प्रोप्राइटरशिप को शुरू करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होती। पार्टनरशिप को भी शुरू करना बहुत ज़्यादा इजी है क्योंकि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं होता। और उसके बाद जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस भी शुरू करना बहुत ज़्यादा आसान है, बस रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो। और कोऑपरेटिव सोसाइटी करना भी इजी है, बट यहाँ पर कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो कि आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। बट कंपनी शुरू करने का बहुत ही ज़्यादा लेंथी और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। सो ये था फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस क्या है, मेंबर का। सोल प्रोप्राइटर शुरू करने के लिए कितने मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है, 1। पार्टनरशिप शुरू करने के लिए कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 50। जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस शुरू करने के लिए कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा अनलिमिटेड मेंबर हो सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपके मिनिमम 10, मैक्सिमम अनलिमिटेड। कंपनी शुरू करने के लिए अगर आप प्राइवेट कंपनी शुरू कर रहे हो तब मिनिमम 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप पब्लिक कंपनी शुरू कर रहे हो तब आपको 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। और मैक्सिमम मेंबर्स आपकी प्राइवेट कंपनी में 200 हो सकते हैं, पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड हो सकते हैं। सो ये था सेकंड डिफरेंस। अब हम स्टडी कर लेते हैं कॉन्टिन्यूटी। सो सोल प्रोप्राइटरशिप का एग्जिस्टेंस अनस्टेबल होता है क्योंकि जैसे ही आपकी सोल प्रोप्राइटर की डेथ हुई उसका बिजनेस शट डाउन हो जाएगा। और इसके अलावा पार्टनरशिप का स्टेटस डिपेंड करेगा आपके पार्टनर्स पे, लाइक जब मिनिमम रिक्वायरमेंट से भी कम पार्टनर हो जाएंगे आपकी पार्टनरशिप बंद हो जाएगी।
और इसके अलावा जब भी पार्टनर की डेथ होगी आपको नई पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस स्टेबल होता है क्योंकि जैसी कर्ता की डेथ होती है जो एल्डेस्ट मेंबर होता है उससे नेक्स्ट वो कर्ता बन जाता है, जब उसकी डेथ हुई तब उससे नेक्स्ट मेंबर कर्ता बनता है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जिस्टेंस सेपरेट होता है, सो यहाँ पर आपके मेंबर की डेथ इंसैनिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ऐसे ही कंपनी का केस, क्योंकि कंपनी का एग्जिस्टेंस भी सेपरेट होता है, कंपनी अलग उसके मेंबर अलग, सो यहाँ पर भी मेंबर की डेथ इंसैनिटी रिटायरमेंट एडमिशन से कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अब हमारा नेक्स्ट डिफरेंस है लाइबिलिटी का। सोल प्रोप्राइटर की लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। पार्टनरशिप में उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड तो होती है और इसके अलावा उनकी लाइबिलिटी जॉइंट भी होती है। और ये कंसेप्ट मैंने आपको पार्टनरशिप में बहुत डिटेल में कराया था। उसके बाद जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो कर्ता होता है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है और जो दूसरे मेंबर होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी में लिमिटेड लाइबिलिटी, कंपनी के केस में लिमिटेड लाइबिलिटी। सो ये था हमारा लाइबिलिटी का डिफरेंस। अब हमारा लास्ट डिफरेंस बचा हुआ है कैपिटल कंट्रीब्यूशन का। सोल प्रोप्राइटर के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अकेला आदमी होता है। उसके बाद पार्टनरशिप में लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं बट सोल प्रोप्राइटर से ज़्यादा होते हैं। और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में सिर्फ उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उनका रिसोर्स होती है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं क्योंकि यहाँ पर कौन ज्वाइन करता है? जिनके पास लिमिटेड फंड हो, क्योंकि वही पीपल मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करते हैं। और कंपनी के केस में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं क्योंकि ये नॉर्मल पब्लिक से फंड रेज करते हैं। सो सबसे ज़्यादा फंड किसके पास होते हैं? कंपनी के पास। सबसे कम होते हैं आपके सोल प्रोप्राइटर के पास। सो सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी में क्या क्या डिफरेंस है ये हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर अप कर लिया। सो जो आपका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर था वो सारा का सारा हमने कंप्लीट कर लिया और सारे टॉपिक हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कवर अप करे हैं। सो ये आपकी यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज़। थैंक यू। बाय बाय।